हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। और हम देख रहे हैं लैंड लॉज। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट, द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1947। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन देखेंगे हम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? इन ब्रिटिश इंडिया, repeated partition of agricultural land among heirs led to fragmentation into uneconomic small प्लॉट्स। तो इंडिया में क्या था? तो जैसे ही एक प्लॉट रहा, ये ए है, इसके दो बेटे हैं बी एंड सी, तो इस प्लॉट के दो टुकड़े हो जाते थे। फिर बाद में बी के दो बेटे डी और ई, तो फिर से छोटे छोटे टुकड़े, तो ऐसे प्लॉट होते जा रहे थे। तो इसके वजह से मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा था इनटू अनइकोनॉमिक स्मॉल प्लॉट्स। फ्रेगमेंटेशन कॉज्ड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, difficulty in irrigation and mechanization, increase in litigation. The Bombay legislature passed this act in 1947, applied to Maharashtra after reorganization. Object of act क्या है? To prevent creation of small uneconomic landholding fragments, to consolidate fragmented holdings into compact blocks, to promote efficient agricultural and rural development. ज़्यादा फ्रैगमेंट्स नहीं हो, इसलिए ये एक्ट का ऑब्जेक्ट था। एप्लीकेशन एक्सटेंड्स टू होल ऑफ महाराष्ट्र, अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल लैंड, नॉट अर्बन और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो ये सिर्फ ये एक्ट किसको एप्लीकेबल है? एग्रीकल्चरल लैंड पे। सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशंस। फ्रैगमेंट, a plot of land smaller than the standard area fixed for that class of land in that locality. एक लोकेलिटी में जो एक स्टैंडर्ड साइज फिक्स किया गया है, अगर उससे कुछ छोटा टुकड़ा रहेगा तो उसको फ्रैगमेंट कहेंगे। स्टैंडर्ड एरिया, मिनिमम इकोनॉमिक होल्डिंग एरिया डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। कंसोलिडेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड होल्डिंग्स इनटू कंपैक्ट ब्लॉक्स। तो अगर छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स हैं तो इनको सारा एक साथ लाके एक बड़ा ब्लॉक बनाना, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। होल्डिंग, एंटायर लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन एज ऑक्यूपेंट और टेनेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लोकल एंड स्टैंडर्ड एरियाज, एंट्री इन record of rights. Section 5 and 6 deals with standard area. Government determines standard area for each class of land in each local area considering fertility, irrigation, productivity. तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड एरिया एक डिटरमाइन कराएंगी which depends on various factors considering fertility, irrigation, productivity of that local area, and such notification of such standard area is published in the official gazette. Section 7 deals with effect. Any small plot smaller than standard area fragment. तो fragment under section 7 fragment किसको कहेंगे? Any plot smaller than standard area. Entry in record of rights, section 8 deals with entry in 712 extract. All fragments must be entered in record of rights. Collector maintains list of all fragments in each village. Restriction and prohibition on transfer and partition of fragments. Prohibition on transfer, section 7 to 9 deals with prohibition on transfer. No person shall transfer a fragment unless it is an adjoining holder or with prior sanction of collector. तो ये फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा ना हो इसलिए ये प्रोहिबिट किया जाता है। तो नो पर्सन शैल ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, लीज, मतलब गिफ्ट से भी नहीं जाएगा, लीज से भी नहीं जाएगा, सेल से भी नहीं जाएगा फ्रेगमेंट, अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एडजॉइनिंग होल्डर। मतलब अगर फ्रेगमेंट किसी के बड़े खेत के पास ही है तो इट वुड इंक्लूड होल लैंड, तो ये एक्सेप्शन है, या फिर कलेक्टर के सैंक्शन से। सेक्शन 9 डील्स विद पार्टीशन ऑफ फ्रेगमेंट. Partition of land resulting in fragment is prohibited unless sanctioned by collector. तो अगर पार्टीशन, लैंड के पार्टीशन से फ्रेगमेंटेशन होता है तो प्रोहिबिटेड है unless and until it is sanctioned by collector. Section 10 deals with court sales.
Fragment cannot be auctioned by court in execution of decree unless purchased by adjoining holder or with collector permission. So what is section 10? Fragment cannot be auctioned by court in execution decree. अगर कोई डिक्री है और उसमें रिकवरी के लिए फ्रैगमेंट का ऑक्शन करना पड़ेगा, तो it can't be done by court unless and until it is adjoining holder or with collector's permission. Section 12 deals with penalty. Transfer or partition in contravention of law is void. अगर इस लॉ के कॉन्ट्रवेशन में अगर कोई फ्रैगमेंट को ट्रांसफर करता है या फ्रैगमेंट का पार्टीशन करता है, देन इट वुड बी वॉइड. ऑफेंडर में फेस फाइन एंड गवर्नमेंट कैन टेक पोजेशन. इस केस में ऑफेंडर को फाइन भी लग सकता है या फिर गवर्नमेंट पोजेशन भी ले सकती है. सेक्शन 11 डील्स विथ ट्रांसफर टू गवर्नमेंट. इफ फ्रैगमेंट इज ट्रांसफर्ड अनलॉफुली, गवर्नमेंट में एक्वायर इट. अगर कोई फ्रैगमेंट को अनलॉफुली ट्रांसफर किया गया तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है. गवर्नमेंट मस्ट पे रीजनेबल कंपनसेशन टू द ट्रांसफरर. तो मतलब अगर कोई अनलॉफुली ट्रांसफर कर रहा है फ्रैगमेंट या फिर गवर्नमेंट ने अगर उसका पोजीशन ले लिया तो उसको रीजनेबल कंपनसेशन भी देना पड़ेगा. तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है, उसका लॉस नहीं होने देते हैं, उसको कंपनसेशन देते हैं रीजनेबल. कंसोलिडेशन प्रोसीजर, रिजर्वेशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस. कंसोलिडेशन मतलब अगर ऐसे बहुत सारे पीस ऑफ लैंड्स है उनको एक साथ में मिला के एक पूरा एक सिंगल पीस ऑफ लैंड बनाते हैं. डिक्लेरेशन ऑफ कंसोलिडेशन, सेक्शन 15 to 16 specifically deals with declaration of consolidation. Government may declare any area suitable for consolidation. Notice is published and objection invited. तो गवर्नमेंट चूज कर सकती है किसी भी एरिया को कंसोलिडेट करने के लिए. तो इसके लिए पहले नोटिस पब्लिश की जाती है. अगर कोई ऑब्जेक्शन रहा तो उस ऑब्जेक्शन को इनवाइट किया जाता है. जो कुछ भी ऑब्जेक्शन है किसी का वो देखा जाता है. Section 17 deals with reservation of land. During consolidation, certain lands may be reserved for public purpose like roads, schools, grazing, tanks, etc. तो कंसोलिडेशन करते वक्त कुछ एरिया रिजर्व रखा जा सकता है, जैसे कि फॉर स्कूल्स के लिए, रोड के लिए या फिर कोई ग्रेजिंग लैंड हो उसके लिए. तो सेक्शन 18 to 22 deals with procedure. How it is done? Draft consolidation scheme prepared by consolidation officer, consultation with landholders, consideration of soil, irrigation, encumbrances, final scheme approved by settlement officer. तो लैंड होल्डर के साथ डिस्कस किया जाता है, ये कंसल्ट किया जाता है. पहले तो स्कीम का एक ड्राफ्ट बनाया जाता है कंसल्टेशन ऑफिसर के द्वारा, फिर लैंडलॉर्ड से कंसल्टेशन होता है, फिर सॉइल, इरिगेशन, इस सब का मतलब जो कुछ भी इनकम्बरेंस है उसको देखा जाता है और फिर फाइनल स्कीम सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा अप्रूव की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम. its preparation, enforcement, compensation and apportionment. So section 19 deals with preparation of scheme. Holding rearranged into compact blocks, fragmented lands pulled and redistributed. तो अगर स्कीम का प्रिपरेशन कैसे होता है? पहले होल्डिंग रीअरेंज्ड इनटू कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स. तो किसी कॉम्पैक्ट ब्लॉक में सारी होल्डिंग्स को अरेंज किया जाएगा और फिर फ्रैगमेंटेड लैंड्स को पूल्ड या रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सेक्शन 20 to 22 deals with enforcement. Once approved, scheme is binding on all landholders. एक बार लैंड होल्डर्स ने अपना कंसेंट दे दिया और एक बार अप्रूव हो गया तो इट इज बाइंडिंग ऑन लैंड होल्डर्स, ऑल लैंड होल्डर्स. Consolidation is given effect by entries in record of rights. Consolidation का इफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन किया जाता है, मतलब 7/12 में मेंशन किया जाता है. Compensation and apportionment, section 23 to 25
where redistribution causes loss to a landholder, compensation is paid. If land is exchanged, valuation adjustment are made. अगर किसी का लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेशन देते हैं, या फिर अगर लैंड एक्सचेंज की जाती है किसी फ्रैगमेंट के बदले और उसका फ्रैगमेंट का प्राइस ज्यादा था और जो उसको मिल रहा है वो कम है, तो उस लैंड के साथ उसको प्राइस एडजस्टमेंट भी दी जाती है या फिर उस वैल्यूएशन के साइज की लैंड दी जाती है। सेक्शन 26 डील्स विद सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर। न्यू कंसोलिडेटेड होल्डिंग इज ट्रांसफर्ड टू लैंड होल्डर थ्रू a certificate of transfer which is conclusive proof of title। तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कंसोलिडेटेड होल्डिंग का, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा टाइटल का। सेक्शन 27 डील्स विद राइट्स इन होल्डिंग। occupancy rights in consolidated lands are the same as in original land। tenants rights are preserved। तो सेम राइट्स है जैसे कि एक नॉर्मल लैंड में होते हैं। Section 28 deals with transfer of encumbrances, mortgages, debts or lease attached to old land automatically transferred to new consolidated land। अगर फ्रेगमेंटेड लैंड थी और उस पे कुछ अगर मॉर्गेज था, लीज था, डेब्ट था, तो जो एक्सचेंज में न्यू कंसोलिडेटेड लैंड रहेगी उस पे ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएंगे। Authorities regarding consolidation officer, settlement commissioner। Section 31 deals with consolidation officer, prepares and implements consolidation scheme, resolves dispute between landholders, he has powers of civil court like summoning evidence inquiries। So section 32 deals with settlement commissioner, supervisory authority over consolidation, approves and sanctions final scheme, decides appeals from consolidation officers orders। Section 36 deals with bar of jurisdiction, exclusive jurisdiction of revenue authorities, matters of fragmentation and consolidation to be decided only by authorities under this act। तो जो भी फ्रेगमेंटेशन और कंसोलिडेशन का मैटर है तो इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी डिसाइड की जाएगी, असाइन की जाएगी, वही डिसाइड करेगी ये मैटर्स। सिविल कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स रिलेटिंग टू फ्रैगमेंटेशन, ट्रांसफर और कंसोलिडेशन स्कीम। तो सिविल कोर्ट में ये केसेस बार्ड है विच आर रिलेटेड टू फ्रैगमेंटेशन, ट्रांसफर और कंसोलिडेशन स्कीम। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स। Orders of settlement commissioner are final, subject only to revision by government or judicial review by high court under article 226 और 227। तो सेटलमेंट कमिश्नर का जो भी ऑर्डर रहेगा वो फाइनल रहेगा। तो अगर if someone is not satisfied with that order, they can have a judicial review by high court by approaching high court under article 226 or 227। That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.